गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम उत्तक चैप्टर का ही नेक्स्ट पार्ट जंतु उत्तक स्टार्ट करेंगे। तो जंतुओं में जो उत्तक हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के हैं: एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। जो एपिथेलियम उत्तक है वो हमारे शरीर के बाहरी आवरण बनाता है और जो आंतरिक अंग है उनका भी बाहरी आवरण बनाता है, तो एक तरीके से ये रक्षा का कार्य करता है। दूसरा है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक जो है शरीर के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है, नाम से ही क्लियर है, और इसके विभिन्न प्रकार हम पढ़ेंगे, उनमें अंतर और उनके कार्य पढ़ेंगे। उसके बाद है तीसरा पेशीय उत्तक। ये हमारे शरीर की गति में सहायक है, शरीर के विभिन्न अंगों को चलने में सहायता करता है। पेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं जिससे विभिन्न भागों की मूवमेंट होती है। उसके बाद है तंत्रिका उत्तक। ये हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाया जाता है। ये बाहरी जो पर्यावरण है वहाँ से और शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संदेश भेजने का कार्य करता है। तो अब सबसे पहले इसमें जो संयोजी उत्तक है उसके विभिन्न प्रकार हैं। इनके नाम देख लो आप: अस्थि, उपास्थि, कंडरा, स्नायु, एरियोलर, वसामय और रुधिर। अब बुक में इसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड से डायग्राम दिए हुए हैं। डायग्राम कभी पेपर में जनरली आते नहीं हैं, फिर भी आई विल एक्सप्लेन दैट। अब इसमें मेनली आपका क्या आता है: अस्थि उपास्थि में अंतर आ जाता है 2 नंबर में, कंडरा स्नायु में अंतर आ जाता है, एरियोलर उत्तक के कार्य आ जाते हैं, वसामय उत्तक के कार्य आ जाते हैं, और रुधिर जो कि एक तरल संयोजी उत्तक है उसके कार्य पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में ही करेंगे। अब सबसे पहले जो एपिथेलियम उत्तक है इसके मैं आपको बुक में जो डायग्राम्स दिखाए हुए हैं उससे समझाती हूँ। सबसे पहले ये इतने टाइप के आपके दिखा रखे हैं: शल्की एपिथेलियम, घनाकार, उसके बाद है स्तंभाकार, और स्तंभाकार में अगर ऊपर सीलियाँ हैं तो उसको पक्षमाभी स्तंभाकार बोलेंगे। उसके बाद है एक बहुत सारी लेयर्स बनी हुई हैं, तो ये भी एक प्रकार का एपिथेलियम है जो हमारी त्वचा में पाया जाता है। बहुत सारी लेयर्स होती हैं कोशिकाओं की। जो नीचे वाली जो लेयर्स हैं वो जीवित कोशिकाओं की बनी होती हैं और जो सबसे बाहरी वाली लेयर है वो मृत कोशिकाओं की बनी होती हैं। ठीक है, तो ये स्तरित शल्की एपिथेलियम, स्तरित मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो ये हमारी त्वचा में पाया जाता है। अब जो शल्की है, शल्की हमारे मुंह का भीतरी अस्तर का बनाता है। ठीक है ना, जो चीक सेल्स होती हैं, गाल के अंदर की जो सेल्स होती हैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, वो ये शल्की एपिथेलियम फ्लैट होती हैं। उसके बाद है घनाकार आकार। घनाकार है, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? घनाकार एपिथेलियम वृक्क नली में पाया जाता है और लार ग्रंथि में पाया जाता है। ज़्यादातर जो ग्रंथियाँ होती हैं ना, ग्रंथियों का जो आवरण है, जो भित्ति है, वो इसी एपिथेलियम की बनी होती है। उसके बाद है स्तंभाकार। स्तंभाकार इनके आकार की वजह से ही है। स्तंभाकार यानी पिल्लर लाइक, स्तंभ की तरह है। अब जो स्तंभाकार, सिंपल स्तंभाकार है, वो हमारी आंत की भित्ति में पाया जाता है अवशोषण के लिए, पदार्थों के अवशोषण के लिए, जो भी भोजन पाचित हो जाता है उसके अवशोषण के लिए। और अगर इसमें सीलिया प्रेजेंट है, पक्षमाभ, हिंदी में पक्षमाभ और इंग्लिश में सीलिया, अगर सीलिया प्रेजेंट है तो उसको स्तंभाकार, पक्षमाभी या पक्षमाभी स्तंभाकार कुछ भी बोल सकते हो आप। सीलिएटेड कॉलमनार यानी कि पक्षमाभी स्तंभाकार, ये कहाँ पाया जाता है? ये श्वास नली में पाया जाता है। बाई चांस कुछ श्वास नली में कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह चले जाते हैं तो म्यूकस जो है, जो श्लेष्मा है, उनको बाहर की तरफ धकेल देता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है ये सीलिया। उसके बाद ये हमने बता दिया स्तरित शल्की कहाँ पाया जाता है, ये हमारी त्वचा में पाया जाता है। तो एपिथेलियम में आपके लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद सब में देखोगे आप नीचे ना एक ये इस तरीके से ब्लू से कलर की एक नीचे लेयर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको आधार झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आधार झिल्ली। कौन से लिख देती हूँ, एक मिनट। ये जो है ये आधार झिल्ली, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो ये आधार झिल्ली हर एक के नीचे पाई जाती है। तो ये इसको बाकी जो नीचे और उत्तक हैं उनसे सेपरेट करने का कार्य करती है। तो एपिथेलियम का मेन कार्य क्या है? विभिन्न भागों को की प्रोटेक्शन करना, उनको एक आवरण देना, और एक विभिन्न जो भाग हैं हमारे शरीर के उनके बीच में पदार्थों के आदान प्रदान में भी सहायता करती हैं। और जब ये ग्रंथि की फॉर्म में होते हैं तो ग्रंथि विभिन्न पदार्थ स्रावित करती हैं, जैसे एंजाइम्स या हार्मोन्स। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक के जो हमारे प्रकार हैं, ये विभिन्न प्रकार आपकी बुक में डायग्राम की फॉर्म में दिए हुए हैं। आपने ये डायग्राम नहीं बनाने हैं, बनाने के लिए ये डायग्राम नहीं आएंगे। ये ऊपर हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये हमारी रुधिर की कोशिकाएं हैं,
रुधिर में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। अब बुक में जो नई बुक आई है इसमें ना लाल रक्त कणिकाएं नीचे दे दी हैं, ये इनके साथ ही आएंगी, ऊपर ही आएंगी, यहाँ पे नीचे नहीं होंगी, ये यहीं पे जाएंगी। लाल रुधिर कणिकाएं, इनमें केंद्रक नहीं दिख रहा है। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो इतने ज़्यादा प्रकार की हैं, और ये हैं फिर हमारी जो छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं ये हैं प्लेटलेट्स। तो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं। उसके बाद है हमारा बोन और एक है कार्टिलेज। ठीक है, तो बोन को बोलते हैं अस्थि और कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि। मैं एक बार डायग्राम ही दिखा देती हूँ सारे आपको बनाने के लिए नहीं आएंगे, बस आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। उसके बाद है वसामय ऊतक, ये वसा कोशिकाएं हैं जिनमें ये वसा भरी हुई जो पीला पीला दिखाई दे रहा है। एंड द लास्ट वन इज एरियोलर, इसका भी आपको डायग्राम नहीं आएगा, इसके आपके कार्य ही पूछे जाएंगे। तो ये हमारा एरियोलर ऊतक है। कंडरा और स्नायु के डायग्राम बुक में नहीं है। तो अब हम इनके अंतर की फॉर्म में पढ़ेंगे इसको। अंतर की फॉर्म ही ज़्यादातर पूछी जाती है। अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है? जो अस्थियाँ हैं, हड्डियाँ हैं, ठीक है ना, अस्थि हड्डियों को बोला जाता है, बोन्स को, और उपास्थि कार्टिलेज को बोला जाता है। इसमें अंतर आता है, अस्थियों को आप मोड़ नहीं सकते हैं, तो ये मजबूत और कठोर होती हैं। जो उपास्थि हैं वो मजबूत होती हैं लेकिन उसको मोड़ा जा सकता है। जैसे हमारा जो कान का पिन्ना वाला भाग है, नाक के आगे टिप वाला भाग है, इन सब में उपास्थि प्रेजेंट होती है। तो ये मजबूत भी होता है और लचीला भी होता है। उसके बाद इसका काम क्या है? अस्थि का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर को आकार देता है, हमारी मांसपेशियों को सहारा देता है, और बाकी जो हमारे शरीर के अंग हैं उनको भी सहारा देने का काम करता है। और उपास्थि का कार्य क्या है? ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है। उसके बाद जो इसका आधात्री है, इसका जो आपका जो बेस है जिसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, इसका आधात्री कठोर होता है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है ना। कहते हैं ना कैल्शियम दूध पीना चाहिए, हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं। और इसका जो आधात्री है वो प्रोटीन और वसा से बनी होती है। उसके बाद है कंडरा और स्नायु में क्या अंतर है? कंडरा को टेंडन बोलते हैं इंग्लिश में, और स्नायु को लिगामेंट बोलते हैं। तो कंडरा का क्या काम होता है? कंडरा अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, और जो स्नायु है वो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। ये मजबूत होता है और कम लचीला होता है, जबकि जो लिगामेंट है वो मजबूत होता है और कंपैरेटिवली ज़्यादा लचीला होता है। इसमें सफ़ेद रेशे अधिक होते हैं और इसमें पीले रेशे अधिक होते हैं। उसके बाद है एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं? एरियोलर ऊतक जो है वो हमारी त्वचा और मांसपेशियों के बीच जो रक्त नलिकाएं हैं उनके चारों ओर और नसों और अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है अंगों के भीतर की खाली जगह को भरना और आंतरिक अंगों को सहारा देना, तथा अगर कोई ऊतक जो आपके टूट फूट हो जाती है तो उनकी रिपेयर में, मरम्मत में भी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है वसामय ऊतक। वसामय ऊतक नाम से ही क्लियर है, ये वसा का संग्रह करता है। जो हमारे शरीर में अतिरिक्त वसा होती है उसका संग्रह करता है। तो वसा संग्रह के कारण ये ऊष्मा का कुचालक का भी कार्य करता है। और पाया कहाँ जाता है? ये हमारी त्वचा के नीचे पाया जाता है और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। तो इतना ही आपका जो संयोजी ऊतक है, आप इसके बारे में इतना काफ़ी है। उसके बाद एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमने बात करी, रुधिर। ये है हमारा तरल संयोजी ऊतक, ठीक है ना। तो इस तरल संयोजी ऊतक रुधिर का क्या कार्य है? रुधिर में मैंने बताया 3 तरह की कोशिकाएं हैं, और उसका आधात्री जो है वो तरल होता है। आधात्री यानी कि जो प्लाज्मा है उसको प्लाज्मा बोला जाता है, वो तरल होता है, और उसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब जो आरबीसीज होती हैं इनमें एक लाल रंग का जो है वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन के वहन में सहायता करता है। जो WBCs हैं इनको हमारी बॉडी के सोल्जर्स बोला जाता है, क्योंकि ये बीमारियों से लड़ने में रक्षा करती हैं, है ना। जो एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाना या कोई भी आपका डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब हमारी बॉडी में घुस जाता है उसको दूसरे तरीके से मारना, खा के उसको अपने सेल के अंदर लेना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये सब काम हमारे WBC का होता है। उसके बाद चोट लगने पर थोड़ी देर बाद जो ब्लड है वो जमना शुरू हो जाता है, वो ज़रूरी भी है, नहीं तो हमारी बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उसमें कौन सहायता करता है? चोट लगने पर रुधिर के जमने में ये प्लेटलेट सहायता करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेशीय ऊतक। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है 3 प्रकार के पेशीय ऊतक में अंतर स्पष्ट करो। डायग्राम के साथ आता है ये, ठीक है। तो इसका काम होता है शरीर के भागों की गति में सहायक होता है। ये 3 प्रकार का है पेशीय ऊतक, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। अब इनमें अंतर आता है, डायग्राम के साथ आता है। मैं एक बार आपको इसका डायग्राम भी दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको डिफरेंसेस थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। ये आपकी बुक में 3 डायग्राम दिए हुए हैं बेटा।
ये है रेखित पेशी, ये है अरेखित पेशी, और ये तीसरी वाली जो है नीचे ये है हृदयक पेशी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एक इसी के साथ में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसी के साथ में डायग्राम है, ये है तंत्रिका कोशिका का डायग्राम। थोड़ा सा मैं इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ आपको। ये 2 मार्क्स में कई बार ये डायग्राम आ जाता है तंत्रिका कोशिका का, तो आप ये डायग्राम अपनी बुक से ड्रॉ करोगे। अब मैं इसको समझाती हूँ। पहले डायग्राम से देख लो आपको क्या दिखाई दे रहा है। जो ये वाली कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये वाली जो कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं बेलनाकार हैं, इनमें एक से अधिक केंद्रक हैं और इनमें हल्की और गहरे रंग की धारियाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये हमारे हाथों और पैरों में पाई जाती हैं और ये हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करती हैं, तो इसीलिए ये ऐच्छिक हैं। मैंने सारे पॉइंट एक ही बारी में इसके बता दिए हैं, फिर आप डिफरेंसेस में देखोगे इसको। उसके बाद ये जो हैं इनका आकार तुर्क रूपी है, स्पिंडल शेप्ड, कॉर्नर्स पे से पॉइंटेड हैं और बीच में से मोटी हैं। इनमें एक ही केंद्रक है, उनको बहुकेंद्रक ये थी। इनमें एक ही केंद्रक है, इनमें कोई धारियाँ नहीं पाई जाती है, बस डिज़ाइन के लिए इन्होंने बनाई, आपने नहीं ड्रॉ करनी, बस इसकी शेप ऐसी बना के बीच में केंद्रक बना देना है। ये हमारे आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं हृदय को छोड़कर, और ये इनका काम क्या होता है, ये हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती, ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरी है हृदयक पेशी। हृदयक पेशी भी बेलनाकार है, लेकिन इसमें और पहले वालों में क्या अंतर है, ये बेलनाकार ये भी हैं लेकिन इनमें शाखाएं हैं। जो आपकी रेखित पेशी थी उनमें शाखाएं नहीं थी, इनमें ये शाखित होती हैं। उसके बाद इनमें भी एक ही केंद्रक है, ठीक है, और इनमें धारियाँ तो हैं लेकिन वो धारियाँ कैसी हैं, बहुत ज़्यादा फीकी हैं। और पाई कहाँ जाती हैं, ये हृदय में पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है, ये भी अनैच्छिक होती हैं। अब हृदय को हम अपनी मर्जी से तो कार्य नहीं करा सकते ना, मर्जी से चला दिया, मर्जी से रोक दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो ये भी अनैच्छिक हैं, ये भी अनैच्छिक हैं, और ये क्या हैं, ऐच्छिक हैं। अब हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। मैंने शॉर्ट में सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है। जो रेखित हैं बेलनाकार, बहुकेंद्रकीय और अशाखित। ये जो अरेखित पेशी हैं तुर्क रूपी, एक केंद्रकीय और अशाखित, और जो हृदयक पेशी हैं बेलनाकार, एक केंद्रकीय और शाखित हैं। उसके बाद इनमें हल्के और गहरे रंग की धारियाँ पाई जाती हैं, इनमें धारियाँ नहीं होती, इनमें धारियाँ होती हैं लेकिन वो फीकी होती हैं। ये पाई कहाँ जाती हैं, ये रेखित पेशी हमारे हाथों और पैरों में पाई जाती हैं। जो अरेखित पेशी हैं वो हमारे आंतरिक अंगों में होती हैं, और जो हृदयक पेशी हैं ये हमारे हृदय में पाई जाती हैं, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है, ये ऐच्छिक होती हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। भाई हाथों और पैरों को हम अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। लिखना चाहे तो लिखेंगे, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखेंगे। दौड़ना है, चलना है, हमारी मर्जी होती है, हम जब चाहे रुक सकते हैं। लेकिन जो आंतरिक अंगों में जो पेशियाँ हैं अरेखित और जो हृदय में हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद लास्ट हमारा बच जाता है तंत्रिका उत्तक। जो तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं हैं, तंत्रिका उत्तक पाया कहाँ जाता है, सबसे पहली बात जो तंत्रिका उत्तक है वो हमारे मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में पाया जाता है। मस्तिष्क आपको पता है, मस्तिष्क हमारे खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, और उसकी जो कोशिकाएं हैं वो किस तरह की हैं, ये इस तरह की हैं, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अब तंत्रिका उत्तक का कार्य क्या होता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संदेश भेजना, और ये कोशिकाएं वो कार्य करती हैं। तो इस कोशिका के 3 मुख्य भाग हैं। एक है डेंड्राइड, ये जो पतले पतले से धागे दिखाई दे रहे हैं। एक होता है कोशिका काय जिसके अंदर केंद्रक है, और एक लंबा सा धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है जिसको तंत्रिकाक्ष बोला जाता है। तो इन डेंड्राइड का काम क्या होता है, दूसरी कोशिकाओं से संदेश लेना और कोशिका काय को देना। कोशिका काय का कार्य क्या होता है, उसी संदेश को तंत्रिकाक्ष तक भेजना, और ये तंत्रिकाक्ष क्या कार्य करता है, उस संदेश को दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं या दूसरी पेशी कोशिकाओं तक भेजना, ठीक है। तो इस प्रकार जो है तंत्रिका उत्तक संदेश भेजने का कार्य करता है। ये कोशिकाएं हमारे शरीर की, मैंने पहले भी बताया, सबसे लंबी कोशिकाएं हैं, 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब आप इसके जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अभ्यास के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो ब्लू बॉक्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप खुद से करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। जैसे 4 क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं 1 मार्कर, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।